स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। किशोरावस्था को बड़ा ही कठिन समय कहा जाता है, जहां नाजुक नाजुक मन और तन के में परिपक्वता के बीज पड़ते हैं, जहां एक ओर शारीरिक रूप से कई तरह के परिवर्तन आते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ मन में भी कई तरह के आवेश, आवेग और भावनाएं बनने लगती हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण जहाँ बढ़ता है, वहीं पर क्रोध, आवेश भी बढ़ने लगता है। इसलिए इसे क्रोध, दबाव और का भी कठिन समय कहा जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि किशोर और किशोरी दोनों की देखभाल अच्छे ढंग से की जाए। अगर कोई किशोरी की अच्छे ढंग से देखभाल की जाती है, तभी वो जाके आगे एक संपूर्ण महिला बन पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से उसका पूरा ध्यान रखा जाए किशोरी का, कि अगर किशोरी शरीर में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उसके बारे में उसको जानकारी दी जाए और उसके प्रति उसको जागरूक किया जाए, ताकि अगर आगे चल के वो महिला संपूर्ण महिला बनना चाहती है तो उन परिवर्तनों को पहचाने। तो क्यों ना आज के कार्यक्रम में हम किशोरी स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सिंह, और उनसे हम बात करने वाले हैं किशोरियों के स्वास्थ्य समस्याएं एवं उनका समाधान। डॉक्टर रश्मि, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। हम जानना चाहेंगे कि किशोरियों के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं जी, ये परिवर्तनों को हम कब सामान्य समझें कि हाँ, इस उम्र से इस उम्र तक अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये सामान्य है, और अगर ये परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये असामान्य है। बहुत आपका धन्यवाद है मैम कि आपने पहला ही सवाल इस तरीके का पूछा है, क्योंकि जो किशोरावस्था है एंड स्पेशली जो लड़कियों में है, वो जनरली एक फेज़ तो है, बट माहवारी की शुरुआत एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप आके कह सकते हो कि हाँ, अब लड़की सयानी हो गई है। तो पूरी दुनिया में और इंडिया में ख़ासतौर से इस चीज़ को काफ़ी जगह सेलिब्रेट भी किया जाता है। जी हाँ। लेकिन अभी तक आश्चर्य है कि बहुत से लोग इस चीज़ की तरफ बहुत ओरिएंटेड नहीं है, बहुत उदासीन है। तो अगर आप एक किशोरावस्था की जो एज है, वो जनरली हम लोग जो कहते हैं वो 11 से 13 साल के बीच में लड़की में चेंजेस आ जाना शुरू होने चाहिए। ये चेंजेस को हम लोग ने मेडिकली 3 से 4 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि स्तनों का डेवलपमेंट होना, बाजुओं के और अंदरूनी अंगों के बालों का विकसित होना, पीरियड का आना, और साथ ही साथ मानसिक ये होना, बदलाव होना जी। लेकिन अगर इन्हीं में आपके चेंजेस रहते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी दिखाता है। जैसे कि अगर 8 साल से पहले किसी लड़की को पीरियड आना शुरू हो गया तो उसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, यानी समय से पहले वो लड़की में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के भी अलग अलग तरीके हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पहले हो गया, या फिर पीरियड पहले आ गया, माहवारी पहले आ गई। लेकिन 8 साल से पहले अगर आ रहा है तो उस चीज़ को हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलेंगे, और ये क्योंकि नॉर्मल नहीं है तो इस चीज़ को हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। मेरा अनुरोध रहेगा माँ बाप से कि अगर उनके पास ऐसी कोई आसपास में लड़की या उनकी किसी ऐसी उसको रहेगी तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि अक्सर करके ये चीज़ें आपकी किसी ना किसी ट्यूमर से रिलेटेड रहती हैं, जो कि अंडेदानी में रह सकती है या मस्तिष्क में रह सकती हैं। जो चीज़ें आपके पीरियड के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, वहाँ पे वो ट्यूमर आपका रह के अत्यधिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करके उस चीज़ को ओवर एक्ट करता है। दूसरा रहता है कि जब ये समय से नहीं आके डिले हो रहा है, तो डिले होने में अगर 15 साल तक में आपका पीरियड नहीं आया है, या फिर 16 साल तक में आपके बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया है और पीरियड नहीं आया है, तो उसको हम लोग डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं, या फिर समय से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब ये सारी दिक्कतें जो होती हैं 2 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो
वो बनावटी खराबी है, मतलब कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में गलती है, कहीं पे बच्चेदानी नहीं बनी है, या फिर ओवरी नहीं बनी है, या फिर जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर हार्मोन की गलती है फिर से। तो अगेन अगर हार्मोन की गलती है तो अंडाशय में दिक्कत आ सकती है, या मस्तिष्क में दिक्कत है, या एड्रिनल ग्लैंड की दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर हमारा शारीरिक विकास जो किशोरावस्था में होता है, अगर वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो उसका सबसे पहले हमें जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर किशोरी स्वास्थ्य की बात करें तो कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी, क्योंकि आपने जैसे बोला मैम कि किशोरावस्था एक एज है जिसमें आपका ग्रेजुअली शरीर का डेवलपमेंट हर तरीके से हो रहा है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक, आपका मानसिक डेवलपमेंट है, आपका सोशल डेवलपमेंट भी है। तो जो लड़की उस एज से गुज़र रही है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको पहले से इस चीज़ के बारे में प्राइम करें, ओरिएंट करें कि ऐसे ऐसे चेंजेस तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं। तो जब कभी भी किसी को ऐसी दिक्कत रहती है, अमूमन हम लोग मानते हैं कि जब पीरियड आपका शुरू होता है तो उसके 1 से 1.5 साल तक वो कुछ इरेगुलरिटी रह सकती है, अनियमितता रह सकती है, क्योंकि आपकी अंडाशय जो है प्रॉपरली हर महीने का एक अंडा को नहीं रिलीज़ करती। क्योंकि चेंजेस आना शुरू हुए तो शरीर भी उस चीज़ को एडजस्ट करता है। तो जितने हार्मोन्स का काम रहता है मेंसेस को, माहवारी को नियमित करने में, वो टाइम लेता है। तो 1 से 1.5 साल के भीतर में हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी अनियमितता रह सकती है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसको ज़्यादा तेज़ रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, या फिर महीने में 2 या 3 बार उसकी ब्लीडिंग हो जा रही है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इन सारी चीज़ें जो है ये वार्निंग साइंस रहते हैं। ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। इसमें आपको उसको बताना रहेगा कि ऐसी कोई दिक्कत रह रही है तो उसको अपने माँ बाप को बताएं, माँ बाप उसको लेके डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल जाएं, चीज़ों का इलाज कराएं। दूसरी चीज़ रहती है कि इन कारणों की वजह से कहीं वो अपना स्कूल तो नहीं बंक कर रही है, स्कूल से छुट्टी तो नहीं ले रही, या फिर घर का जो नियमित काम करती है उसमें उसको करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो माहवारी की ऐसी कोई भी दिक्कत जिससे उसको बैठना पड़ जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देना रहता है, क्योंकि कई बार उसको समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या चेंज हो रहा है, तो वो अक्सर इस चीज़ों को इग्नोर करती है। तो मेनोरेजिया, जैसा मैंने बोला कि तेज़ रक्तस्राव, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां बहुत ही पहले ही उम्र में आपका अनीमिया हो जाता है। जी हाँ। उनको काफ़ी अनीमिया रह जाता है, खान पान में उनका ध्यान रहता नहीं है, तो उससे और ज़्यादा उनके शारीरिक जो चेंजेस रहते हैं उसके साथ वो कमज़ोर होती चली जाती है। फिर एक बार अगर शरीर कमज़ोर आपका होता चला जाता है तो बाकी चीज़ें जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस रहते हैं उनके लिए आपका घर बन जाता है। बहुत कॉमन है आपका टीबी होना ऐसे केसेस में, और बच्चेदानी की टीबी होना अगर आपने अपना ख़ासतौर से महीने के दौरान, माहवारी के दौरान अगर हाइजीन नहीं रखा है तो बहुत आसानी से आप इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं, और फिर वो आगे और बहुत नुकसान कर जाता है। जी, यही है, हम भी जानना चाहते थे कि कई बार देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो खुलकर बात नहीं करती हैं, और ऐसे में क्या होता है कि अगर अधिक रक्तस्राव हो रहा है या उनको पैड की ज़रूरत है तो वो बतलाती नहीं है, और जो घर में जो भी बचा खुचा कपड़ा है या पुराना कपड़ा है उसका प्रयोग करती हैं, और बार बार एक ही पैड का प्रयोग करती हैं, तो कई बार ये जो है वो आगे चलकर ख़तरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैम। पीरियड के समय आपको अपनी आंतरिक हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये घर में बड़ी महिलाएं जो हैं ये उनका दायित्व रहता है कि ये अपनी लड़कियों को समझाएं इस तरीके की चीज़ें कि उस समय कैसे अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है, जो आपके सैनिटरी पैड्स हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है। आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स आ रहे हैं तो उनको कैसे यूज़ करना है, उसको प्रॉपर एक अलग बर्तन, एक अलग स्टोव रखिए, उसमें उसको बॉईल करके उसको स्टेरलाइज करना रहता है। हर वॉश के बाद कैसे उसको यूज़ करना है।
टैम्पोन्स बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं है, लेकिन टैम्पोन्स का खतरा अलग रहता है, क्योंकि अगर वो किसी से छूट जाता है अंदर जी, तो जी। वो बिल्कुल टॉक्सिक सिंड्रोम सकता है। देता है, बहुत ही जी। खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो रीयूजेबल अगर आप कपड़ा यूज़ कर भी रहे हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपने उसको थरली धुला है डिटर्जेंट से, अच्छे से धूप में अच्छे से सुखाया है, स्टेरलाइज किया है, तभी। जहाँ तक ज़रूरत हो ना यूज़ करें स्टेरलाइज। आजकल सैनिटरी पैड्स बहुत आमूमन दाम पे जी मिलता हाँ, है, बहुत कम दामों बहुत पर कम दामों उपलब्ध पे है। मिल रहा है, बहुत ईजिली डिस्पोज होने का तरीका है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी आजकल आ गया कि जब आप सैनिटरी पैड्स डिस्पोज करते हैं तो जो आप जिस डिस्पोजेबल एक बैग में करो मशीन उस पे जी आप हाँ। लाल बटन वो कर दें, स्टिकर लगा दें, ताकि जो ले जा रहे हैं घर से कूड़ा कचरा उनको भी ध्यान रहे, वो भी उससे ना इन्फेक्ट हो। जी, जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें घर से शुरू होनी चाहिए। जी इन हाँ। चीज़ों की शुरुआत घर से जो माँ बहन है वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, माँ बहनों की बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी है जी। कि जो घर में छोटी जी। लड़कियां हैं उनको ये पूरी जानकारी दी जी। जाए। एक और समस्या जो देखने को मिलती है वो है फाइब्रॉइड की समस्या। क्या किशोरावस्था से ही फाइब्रॉइड की समस्या देखने को मिल सकती है? किशोरावस्था में जनरली हम लोग बहुत तो नहीं देखते हैं जी। और ख़ास तौर से इस वजह से भी बहुत नहीं देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जो पीरियड की इरेगुलरिटी या अनियमितता या पेट दर्द है उसको किशोरावस्था के साथ वो नॉर्मल मानते हैं। जी हाँ। तो वो अस्पताल नहीं आते हैं। तो जब तक वो लड़की 18-20 साल की हो रही होती है या फिर जैसे जल्दी शादी हो जाती है तो प्रेगनेंसी करने में दिक्कत, तब वो हमें दिखता है। बट हाँ, लेकिन ये चीज़ हम कह सकते हैं कि क्योंकि शुरू के कुछ साल में जब तक पीरियड इरेगुलर रहता है तब उस समय पे फाइब्रॉइड की दिक्कतें जनरली नहीं रहनी चाहिए। तो फाइब्रॉइड की दिक्कत आपकी बिल्कुल ज़ीरो है ऐसा भी नहीं है, बट किशोरावस्था में कम है। फाइब्रॉइड से ज़्यादा आपका जो दिक्कत आता है वो ओवेरियन सिस्ट का आता है। ओवेरियन सिस्ट किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग टाइप के ओवरी के सिस्ट रह सकते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ओवरी के ही सिस्ट में ब्लड जमा रहता है, वो चॉकलेट के जैसा दिखता है तो इसलिए उसका दूसरा नाम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा आपका डर्मोइड सिस्ट रहता है जिसमें कि आपका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसी में आपकी ओवरी में ही बाल के कुछ रेशे या दांत का कुछ ऐसा दिख जाएगा जो लड़की को दिक्कत कर सकता है। कई बार ओवेरियन सिस्ट बड़ी हो जाती है, सिर्फ पानी वाली सिस्ट ही रहती है अंडाशय की, वो लेकिन वो बड़ी हो जाती है तो वो आप अपने में ही गुब्बारे के जैसा घूम जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। तो ओवरी के सिस्ट फाइब्रॉइड से ज़्यादा आपके किशोरावस्था में वो कॉमन है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि फाइब्रॉइड से ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलता है, तो सिस्ट में अगर किसी किशोरी में सिस्ट की समस्या है तो उसमें कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे? जी, देखिए अलग अलग सिस्ट का अलग अलग लक्षण जैसा रह सकता है। जैसे कि पेट में हमेशा एक भारीपना रहना या फिर कुछ भारी सामान उठाते हुए ज़्यादा दर्द करना, इसका मतलब है कि वो अंदर मरोड़ रही है। पीरियड की इरेगुलरिटी एक अलग चीज़ हो सकती है। आपका पीरियड के समय ज़्यादा दर्द होना एक अलग चीज़ हो सकती है। पीरियड से पहले स्तनों में, सर में दर्द, भारीपन शरीर में एकदम कंजेस्टेड जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर क्या कहते हैं, कभी कभी सिस्ट बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से बहुत बड़ा साइज़ ले लेता है, तो बहुत बड़ा पेट फूल जाता है और वो समझ नहीं पाती कि मेरा पेट इतना क्यों फूल रहा है। हम लोग ने कई बार नाभि के ऊपर तक, यहाँ तक कि चेस्ट के पास तक की सिस्ट रिमूव की है, तो उतने बड़े बड़े सिस्ट भी वो पेट एकदम से फुला देता है। तो उस टाइप की भी दिक्कतें लड़कियों में रहती है। जी, तो इसका समाधान क्या है? ये सिस्ट क्या आगे चलकर कोई खतरनाक रूप धारण कर सकता है? जी, कई बार जो सिस्ट अल्ट्रासोनोग्राफिकली हम लोग को दिखते हैं वो नॉर्मल भी होते हैं। उसमें वो एक आपका नॉर्मल वेरिएशन है, उसमें बहुत हम लोग को ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के सिस्ट की हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग कि वो किस प्रकार के आपको लक्षण दे रहा है। अगर वो सिस्ट साइज़ में छोटा है, हर महीने के साथ नहीं बन रहा है, तो हम लोग उसको बहुत आसानी से कुछ मिनिमल दवाइयों से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिस्ट ऐसा बड़ा हो गया है जो कि पेट में पूरा भरा हुआ है, या फिर उसकी वजह से ऐठन होके लड़की को बार बार पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग को ऑपरेशन केस में जाना पड़ेगा।
तो आजकल बहुत आसानी से आपका लैप्रोस्कोपिकली ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं। 2 या 3 1 सेंटीमीटर के जी, जी। आपके वो मार्क्स आते हैं और उसमें से आप सिस्ट से पानी निकाल के आराम से सिस्ट को निकाल सकते हैं। चीज़ें बहुत आसानी से ट्रीट की जा सकती है, बशर्ते आप उसकी तरफ थोड़ा सा जागरूक जी हाँ, रहें। लक्षणों को लक्षणों पहचानें, को क्योंकि कई पहचानें। बार जैसा आपने कहा कि ये जो लक्षण है, जी स्तन का भारी होना, जी। पेट में दर्द जी। होना, सुबह उल्टी होना, जी। ये बहुत सामान्य है कि कई बार होता है। कई लड़कियों में देखा जाता है कि माहवारी आने से पहले भी उनमें हाँ। ये सारे जो जी। लक्षण हैं वो नज़र जी, आते हैं। जी। तो इसकी वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये लक्षण सामान्य है या ये हाँ। खतरनाक रूप धारण जी, कर सकता है। जी। तो अगर वो लक्षणों पर ध्यान देंगी तभी तो वो बीमारियों को पहचान पाएंगी। बिल्कुल। और जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप लक्षणों को पहचानिए। अगर आप लक्षणों को पहचानेंगे तभी बीमारी का जी। इलाज हो सकता है। अब हम बात कर ले थायराइड की। जी। क्या थायराइड की शुरुआत किशोरावस्था से ही होती है या आगे चल के होती है? ऐसे देखा जाए तो जब भारत में एक जब फेज़ आया था, जब जी। थायराइड का डिसऑर्डर बहुत और ख़ासतौर से उत्तरी भारत के बेल्ट में बहुत रहा बहुत था, ज़्यादा मिलता बहुत जी। मिलता था, तब सरकार ने आयोडाइज्ड नमक की शुरुआत की थी। तो उस समय तो थायराइड की दिक्कत आपको बच्चों से होने लगी थी। मतलब गर्भावस्था में जिस औरत ने आयोडाइज सॉल्ट नहीं लिया, वो खुद तो थायराइड की ग्रसित थी जी और हाँ। साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट का जो दिक्कत था वो बच्चे में भी जाता था। तो वैसे बच्चे जो होते थे वो अक्सर मानसिक रूप से ग्रसित रहते थे, मानसिक रूप का उनका डेवलपमेंट नहीं रहता था। तो वैसे बच्चों को क्रेटिनिज्म करके बीमारी बोली जाती थी। जी। तो अब तो सरकार की इस पहल की वजह से ये काफ़ी कम हो गया है, पर अभी भी बहुत से पेशेंट्स हैं, ख़ासतौर से टीनेज में किशोरावस्था की लड़कियां जो हैं, जो ख़ासतौर से माहवारी की रेगुलरिटी लेके आती हैं, क्योंकि पीरियड है, माहवारी जो है वो आपका बड़ा फ्रेजाइल सा चीज़ है, इसको बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं। जी हाँ। थायराइड एक हार्मोन है जो पीरियड की चीज़ों को रेगुलेट करता है, साथ ही में आपका प्रोलैक्टिन है, ईस्ट्रोजन है, दुनिया भर की चीज़ें। इनफैक्ट आपका कभी कभी खाना पीना की अनियमितता, एक्सरसाइज की अनियमितता, सोने की अनियमितता की वजह से भी पीरियड की गड़बड़ी हो सकती है। तो थायराइड आपका ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत मामूली से टेस्ट से पकड़ में भी आ जाता है और बहुत मामूली सी दवा से वो इलाज भी हो जाता है। जी। उसके जो लक्षण हैं वो बहुत सटल से हैं, बहुत सूक्ष्म रूप के उसके लक्षण हैं, जैसे कि बालों का गिरना, बहुत ज़्यादा बालों का गिरना, चिड़चिड़ापन रहना, वज़न ज़्यादा बढ़ना, या भूख कम लग रही है फिर भी वज़न ज़्यादा बढ़ना। जी। ये मैं बात कर रही हूँ जब थायराइड की कमी हो जाती है। जी। या फिर पेट में कब्जियत रहना, स्किन ड्राई रहना, ये सारी चीज़ें जो लक्षण हैं, और ये लक्षण आपके ऐसे हैं जो खाने पीने की अनियमितता से भी आपको यही दिखेगा। जी हाँ। तो लेकिन अगर ऐसा सब कुछ दिख रहा है तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन, बेसिक हीमोग्लोबिन की खून कितना कमी है कितना नहीं, और एक बेसिक थायराइड का टेस्ट अगर करा लेते हैं तो निश्चिंतता हो जाती है कि हाँ इसकी वजह से तो नहीं है, या फिर ये दोनों ही ऐसे हैं, खून की कमी और थायराइड की कमी, की बहुत आसानी से ट्रीटेबल हैं। बट क्योंकि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उदासीनता है, तो ये बहुत डिलेड डायग्नोसिस होता है, तब तक वो शरीर को काफ़ी हार्म कर चुका होता है। यही हम जानना चाह रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं इसको बहुत इग्नोर करती हैं और थायराइड की पहचान भी नहीं हो पाती है। अगर ये लंबे समय तक चले तो आगे चलकर क्या खतरनाक साबित हो सकता है? थायराइड की दिक्कत से आपका एक तो पीरियड की माहवारी बहुत तेज़ हो जाती है, वो शरीर में खून की कमी करना शुरू कर देता है, एक इस वजह से भी, और एक अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से भी वो खून की कमी करना शुरू कर देता है। ऐसे कंडीशन में आगे चल के उसको फर्टिलिटी, गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है वो। दूसरा, जब लंबे समय तक आपका इन कारणों की वजह से खून की दिक्कत रहती है, खून की कमी रहती है, तो हार्ट पे आपका असर पड़ना शुरू हो जाता है। हार्ट को आपकी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसी खून को वापस दौड़ाने के लिए, शरीर को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। तो जब लंबे समय तक अनीमिया रहता है तो हार्ट आपका फैलना शुरू हो जाता है या हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो जाता है।
जैसे तैसे करके अगर ऐसी महिला प्रेग्नेंट हो भी जाती है जी हाँ। तो प्रेगनेंसी के समय उसको और ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे सांस बहुत ज़्यादा फूलना जो कि हार्ट फेलियर की तरफ वो कर रहा है, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, समय से पहले प्रीटर्म लेबर हो जाना, बच्चे का IUGR होना यानी कि उसका मानसिक और शारीरिक दोनों साइड का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, ये सारी आगे दिक्कतें उसमें डेफिनेटली कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, और किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सबको नज़र भी आते हैं और सब उसकी बात भी करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और बहुत कम लोग इसको समझते हैं कि हाँ ये भी कोई बीमारी हो सकती है। मानसिक बीमारी को तो हमारे यहाँ बहुत कम लोग मानते हैं कि बीमारी भी है। अगर सीधे बात करें तो सीधे पागल होगा और नहीं तो नॉर्मल होगा। कभी भी मानसिक अवसाद को बीमारी के रूप में नहीं ट्रीट किया जाता है, लेकिन किशोरावस्था में ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो अवसाद में, तनाव में बहुत आ जाते हैं, उन पे डबल प्रेशर होता है। तो ऐसे दबाव की स्थिति में कई बार बच्चे जो है आत्महत्या की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, वही हम लोग जब बात कर रहे थे तो यही बात आई थी कि किशोरावस्था ऐसा स्टेज है जब आपका बॉडी का चेंजेस हो रहा है, जब आपका माइंड का चेंज हो रहा है और आपका सोशल चेंज भी हो रहा है। आप एक यूथ में आप चाहते हो, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, माँ बाप की बातें सुनना नहीं पसंद करते हैं, पीयर प्रेशर आपका रहता है, दोस्तों का प्रेशर बहुत रहता है, दुनिया में पढ़ाई लिखाई का भी प्रेशर होता है। दुनिया में क्या नई चीज़ें चल रही हैं उसको देखना, उसको अनुभव करने का जो जज्बा एक रहता है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा उत्तेजना और बहुत ज़्यादा उसी के कारण जब वो चीज़ें नहीं हासिल हो पाती हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन या अवसाद बहुत रहता है। तो इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रिकग्नाइजेशन आपका कैसा रहेगा कि अगर बच्चा आपका स्कूल से आया है या आई है और आपके साथ वो बात नहीं शेयर कर रही है कि आज स्कूल में क्या हुआ या दोस्तों के साथ क्या हुआ, या फिर खाने पीने में उसकी रुचि कम होती चली जा रही है, या फिर जैसे वो पहला खेलती थी वो नहीं खेल पा रही है, या पढ़ाई में रिपोर्ट कार्ड में आपको दिख रहा है कि वो कम होता चला जा रहा है, तो इस चीज़ में सबसे पहले काउंसलर्स जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, उन्हीं को इस चीज़ में पहले देखना चाहिए। फिर आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं, अगर उनको भी लगता है कि हाँ स्कूल की तरफ से भी या बच्चे की पढ़ाई या खेलकूद की तरफ से भी उनको टीचर्स को भी दिक्कत नज़र आ रही है, देन कलेक्टिवली इस चीज़ को बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए कि बच्चा कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन या एजिटेशन में जा रहा है, और जैसे शरीर के बाकी हिस्सों को डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही मानसिक स्थिति को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर ही आगे जाके आपका वो रहता है, काम करता है, क्योंकि अगर आपका मन नहीं स्वस्थ है तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। जी हाँ, आगे चल के व्यक्ति किस तरह का नागरिक बनने वाला है उसका निर्धारण जो होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। वो स्वस्थ व्यक्ति है तो आगे चल के स्वस्थ नागरिक बनेगा, अगर वो मन से भी मजबूत है तो वो चल के आगे मजबूत नागरिक बनेगा। लेकिन अगर किशोरावस्था ही कमज़ोर है तो वो आगे चलकर स्वस्थ माँ कैसे बन सकती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि हम खुद उस अवस्था से गुजर कर जाते हैं, किशोरावस्था से होते हुए हम जाते हैं, उन सारी परिस्थितियों को हम महसूस करते हुए जाते हैं। फिर भी जब हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उस वक्त हम फिर उन सारी बातों को भूलकर उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता करते आए हैं। तो ऐसी सोच में बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। एंड ख़ास तौर से एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी अभी किशोरावस्था में, ख़ास तौर से क्योंकि अभी इतना डिजिटल मीडिया बच्चों को अवेलेबल है, इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है, तो ऐसे में बच्चों का जो होराइज़न है, जो परसीव करने की चीज़ें हैं, जो लेने की चीज़ें हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। हमारे पास अस्पताल में बहुत से पेशेंट्स आते हैं टीनेज प्रेगनेंसी के, तो क्योंकि बच्चों को इतना एनवायरनमेंट वैसा मिल गया है, तो ऐसे में उनको ये चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है कि एक सर्टेन एज होना चाहिए इस चीज़ के लिए, एक सर्टेन रिप्रोडक्शन, आपका शरीर अभी एक बदलाव से जा रहा है, ऑल्दो वो उसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है, बट अभी आप उस चीज़ के लिए
परिपक्व नहीं हुए हैं कि आप अभी रिप्रोडक्शन और गर्भ के लिए तैयार रहें। लेकिन क्योंकि ज़माना ऐसा है तो इस चीज़ में एक खुल के बात माँ बाप की, एक टीचर्स की, स्कूल में सेक्स एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जब आप बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो ज़माना चला गया जब आप छुप के ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप छुपाएंगे बच्चा मोबाइल पे देख लेगा। तो इन चीज़ों के बारे में ओपन डिस्कशन होना चाहिए। एक बायोलॉजिकल क्लासेस इस सारी चीज़ों के बारे में होना चाहिए, या आई थिंक बहुत से स्कूल्स इस बारे में कर भी रहे हैं। क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा राइज पे है। अबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अब ये सारी चीज़ों को बहुत लीगलाइज कर दिया है, लेकिन फिर भी 18 से कम उम्र की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको अभी भी पॉस्को एक्ट के थ्रू लीगैलिटी से जाना पड़ेगा। 18 के ऊपर जो भी लड़कियां हैं वो आके किसी भी क्लिनिक पे या किसी भी गायनेकोलॉजी की क्लिनिक पे आके आराम से किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बैठ के ये सारी बातों पे डिस्कस कर सकती हैं। उनके लिए अबॉर्शन के ऑप्शंस ओपन हैं, उनके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बस लगते हैं। लेकिन जो फार्मेसी की दवाइयाँ लेके वो खा लेती हैं और अपना नुकसान कराती हैं, वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है, वो जानलेवा हो जाता है। तो इस बारे में भी उन लोग को ओरिएंटेशन रहना चाहिए। जी हाँ, और कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा जाता है कि कानूनन जो बातें हैं वो तो अलग है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लड़कियां इसकी वजह से आगे चलकर अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा ही उनको क्षति उठानी पड़ती है। डॉक्टर रश्मि, आप हमारे बीच में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।